Hello, good morning everyone. Can you hear me? Good morning, ma'am. Okay, so we'll start. In the previous lecture, you have studied about like what is salary, what are the allowances, it should be taxable or not, partly taxable, exempt. So today we have to start with sums and solutions. Okay, so this is the format of income from salary. So as already we have discussed about this format, like first you have to start with your basic salary. This is fully taxable. Dearness allowance, that is fully taxable. Bonus, only if received, then only it's taxable. House rent allowance, it's allowable like something, some extent to the exempted are there. Gratuity are there, and we have to calculate all the allowances like that only. Okay, I have taken over 2 3 allowances only over here. Then you have to total your incomes. That will you will get your gross taxable income. You have to less deduct under section 16 like standard deduction for all the employees who are earning the salary, and entertainment allowance also there for deduction. That is only for the government employee. If you are a government employee, then you will get the entertainment allowance reductions. And last deduction is professional tax. You are giving the professional service, so it will deduct it from your salary. Okay, so you will get net taxable salary. So we'll see the question number one. This is the first question. Like just take example. Mr. Ankur is working with Wipro Limited at Bangalore. Following are the details of his salary. सी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जैसे कि मिस्टर अंकुर है, एक एम्प्लॉय है, वो एक विप्रो लिमिटेड करके है कंपनी, वहां पे वो काम कर रहे हैं, फिलहाल बेंगलोर में है. सो पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है, उसमें से आपको सोचना है कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा, कौन सा एग्जाम्पशन है. सो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा. जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी का डिटेल दिया हुआ है ये क्वेश्चन में. तो यहाँ पे आपको बेसिक किधर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वर्ड किधर भी बेसिक सैलरी नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये सैलरी जो है वो नेट है. जब तक आपको बेसिक सैलरी नहीं बोला है मतलब उसको ग्रॉस मानने का नहीं. जैसे कि यहाँ पे सैलरी ₹13,800 पर मंथ बोला है, और ब्रैकेट में यहाँ पे तो आपको नेट लिखा हुआ है. लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, जब खाली सैलरी लिखा हुआ है दैट मीन्स वो उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन हुआ है और वो आपको नेट अमाउंट दिया गया है. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे टैक्स में हम लोग किधर भी नेट अमाउंट नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ ग्रॉस अमाउंट लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले से अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बिफोर द स्टार्टिंग दिस सम यू हैव टू कैलकुलेट योर बेसिक सैलरी फर्स्ट, बिकॉज वे हम लोग जो सम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक सैलरी से ही स्टार्ट करने वाले हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, योर सैलरी इज 13,800 per month. This is net after deducting A, B, C as under. So what you have to do, A, B and C, whatever you have made the deductions, you have to add back inside your salary. That is 13,800 plus profession tax deducted at 200. Because अभी यहाँ पे सब पर मंथ है, सो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं. या तो आप 13,800 इंटू 12 करो, फिर 200 इंटू 12 करो, फिर इनकम टैक्स डिडक्टेड 500 इंटू 12 करो, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है 15,100 इंटू 12 करो. क्योंकि हमारे आंसर लाइक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब पर मंथ का डेटा है. सो मैं चारों में क्यों इंटू 12 करूँ, मैं क्या बोल रही हूँ सबका टोटल लो एक साथ, फिर इंटू 12 करो. मतलब इंटू 12 आप एक ही बार करो क्योंकि सब पर मंथ में ही है. क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को. सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सैलरी 13,800 है, प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ है. सो आप 13,800 में 200 ऐड करो, दैट इज 14,000. फिर इनकम टैक्स डिडक्ट ऐड करना है, दैट इज 500, 15,500. contribution to RPF that is 1500, तो 14,500 plus 1500 that is 16,000. मतलब आपको बेसिक सैलरी पर मंथ मिला, वो कितना मिला, 16,000. You can see the calculation over here I have made for you. बेसिक सैलरी नेट अमाउंट जो है मेरा वो कितना है 13,800 प्लस इनकम टैक्स जो है वो 500 प्लस प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 200. RPF, this is the own contribution that employee has made 1,500. So this is the 16,000. Your salary per month is 16,000. Okay, this is the per month.
Next is DNS allowance. That is fully taxable. When you get is if there is a inflation in the market, so you get your DNS allowance. Okay. So this is fully taxable. So 1,000 per month. So what you have to do? 1,000 into 12, that is 12,000. That is fully taxable. Well, we are just discussing the questions. We'll solve your answers afterwards. Okay. So this is the employer contribution to RPF. 2,400 per month. मैंने आपको बताया था वो एम्प्लॉयर का चार्ट था, याद है आप लोगों को? कंट्रीब्यूशन का चार्ट था पीएफ का. अभी यहाँ पे क्या बोला है, अगर ओन कंट्रीब्यूशन रहेगा आरपीएफ में तो नेवर टैक्सेबल, बिकॉज इट्स माय एक्सपेंसेस, इट्स नॉट माय इनकम, सो आई विल नॉट पे ऑन दैट. बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इट्स माय इनकम, सो यू हैव टू कैलकुलेट. 2,000 पर मंथ आपको दिया हुआ है. मुझे यहाँ पे एग्जाम्शन है. हाउ मच एग्जाम्शन इज देयर? 12% salary. Yes, 12% of your salary. But what do you mean by salary? Salary का मतलब कुछ था वहाँ पे? Yes. Basic plus DA. Yes, basic plus DA. Okay. But in this question, after DNS allowance, I have written something in the bracket that is not part of. So DNS allowance that is not part of means you don't have to take in the calculation purpose. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए डीएनएस अलाउंस को नहीं लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है नॉट पार्ट ऑफ. सो कोई भी कैलकुलेशन में सैलरी के मतलब में जहां जहां बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस बोला हुआ है तो आप डीएनएस अलाउंस यहाँ पे नहीं लोगे, बिकॉज ये नॉट पार्ट ऑफ है. मतलब यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट के लिए नहीं दिया जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? मतलब अभी आपको क्या करोगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको 12% ऑफ योर सैलरी जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, मतलब अभी आपका सैलरी कितना है, अभी आप क्वेश्चन में मत देखो, आपने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया है 16,000 पर मंथ है. तो एक काम करो, 16,000 इंटू 12 दैट इज 1,92,000, यू विल गेट दैट. सो अभी आप क्या करोगे, 1,92,000 का 12% कैलकुलेट करो, उतना हम आपको एग्जिबिशन देंगे. दैट इज एम्प्लॉयर आरपीएफ 1,92,000 इंटू 12. यहाँ पे डाउन साइड पे दिख रहा है आपको? तो कितना आया, 23,040 रुपीज आया. मतलब अभी आपको करना क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आरपीएफ में, सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, 2,400 जो पर मंथ है ना, उसको इंटू 12 करना है. अगर आप 2,000 करोगे अगर, 28,800 आपको. हाँ बोलिए. ये स्लैब रेट का कैसे लगता है? क्या स्लैब रेट? हाँ, इनकम टैक्स का वो स्लैब रेट होता है ना, सैलरी का स्लैब रेट. वो जो स्लैब रेट आप बोल रहे हो वो सैलरी पे नहीं है, वो पूरे आपके टोटल इनकम पे है. सो मैंने आपको अभी तक मैंने आपको स्लैब रेट नहीं सिखाया है अभी तक किसी को भी, जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा. हाँ, मैंने अभी तक नहीं सिखाया, वो मैं आपको आफ्टर वो जो मेरा हेड्स ऑफ इनकम है खत्म होने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी. पहले हम लोग इनकम देख रहे हैं, मेरा इनकम कैसे कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे कैसे टैक्स पे करना है, वो हम लोग देख लेते हैं. एक बार इनकम का अमाउंट जनरेट हो गया, फिर हम लोग देखेंगे कि टैक्स कैसे पे करना है. क्लियर हो गया? ओके. सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया मेरा बेसिक सैलरी मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 16,000. सो आप टैक्सेबल दोगे उसको 16,000 इंटू 12 दैट इज 1,92,000 मेरा फुल्ली टैक्सेबल. फिर है डीएनएस अलाउंस 1,000 पर मंथ है, सो 1,000 इंटू 12 दैट इज 12,000. आफ्टर दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. इन दिस सिचुएशन 12% ऑफ योर सैलरी इज एग्जेम्प्ट. आपको क्या करना है, 2,400 इंटू 12 करोगे तो आपको आएगा 28,800. उसमें से 23,040 रुपीज जो है वो आपको एग्जेम्प्ट होगा. ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 12% ऑफ योर सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट ओवर हियर. क्लियर हो गया ये पॉइंट? हम लोग सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ दैट इज 10% ऑफ योर 5,000. मतलब आपके अकाउंट में आरपीएफ के नाम से आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना, 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, लेकिन परसेंट क्या है, 10%. लेकिन हम लोग को आरपीएफ में 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट है. मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है. मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि एग्जाम्पल भी मैंने इसी का लिया था. जब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही थी इसका, तभी भी मैंने आपको 5,000 का ही लिया था एग्जाम्पल. मतलब हमने जब कैलकुलेट किया था कि अगर 10% अगर 5,000 हो सकता है तो 9.5% कितना होगा.
तो हमने कैलकुलेट किया था 4750 आ रहा था। दैट मीन्स 5,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसमें से 4750 आपका एग्जाम्प्ट होगा, आपको माइनस करना है। दैट मीन्स 250 रुपीज आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस ओके। मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस। आपको यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे आपका एम्प्लॉयर आपको 600 रुपीज पर मंथ दे रहा है। आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट के नाम पे एवरी मंथ 600 रुपीज आपको मिल रहा है। उसमें से आप लाइक और रेंट कितना पे कर रहे हो आप मार्केट में, जहाँ पे आप रेंट पे हो 2000। 2000 पर मंथ रेंट पे हो। लेकिन आप चेक कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे तो बताया ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन पर्पज के लिए क्या है, एचआरए का 3 कंडीशन है। पहले तो आप चेक करो कि मेरा रेंट कितना मैंने पे किया है, -10% ऑफ योर सैलरी। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज माई, आपको 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो। उसके बाद थर्ड इज आपको एक्चुअल कितना मिला है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन देखे थे, लेकिन आपको पता है मिस्टर अंकुर कहाँ पे रहता है? बैंगलोर। ये बैंगलोर में। क्या ये मेट्रो सिटी में आ रहा है? नहीं। नहीं, नो। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 चीजें जो है वो मेट्रो सिटी में आती है। बाकी का जो भी है वो नॉन मेट्रो में आता है। क्लियर हुआ ये? तो हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। एचआरए फर्स्ट जो आपको चेक करना है, रेंट पेड -10% ऑफ योर सैलरी। सो यहाँ पे आपने 2000 पर मंथ रेंट पे किया है, तो 2000 12 करो, दैट इज 24,000। एंड 10% ऑफ योर सैलरी, यहाँ पे भी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीएनएस ही है, लेकिन डीएनएस अलावेंस को हम लोग ने यहाँ पे नॉट पार्ट ऑफ बोला है, मतलब ये कैलकुलेशन पार्ट में हमको लेना नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आई हैव टेकन सैलरी 1,92,000 इंटू 10%, दैट इज 19,200। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट मिल गया कि मैंने पूरे साल भर में रेंट जो पे किया है वो 24,000 पे किया है। उसमें से पूरे साल भर के इनकम में से, पूरे साल भर का जो सैलरी है उसमें से आपने 10% लिया, दैट इज 19,200। क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आई हैव मेड द वन मिस्टेक। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 24,000 में से 19,200 माइनस करना है। यू विल गेट टू 4,800 अमाउंट। हाउ मच? 4,800. I have written over here 19,200 only in red mark. So you have to rectify that. यहाँ पे आपको नोटबुक में जब आप लिखोगे इसको, आपको 4,800 लिखना है वहाँ पे। क्लियर हुआ ये सबको? फिर सेकेंड इज आई हैव टेकन 40% ऑफ सैलरी बिकॉज मिस्टर अंकुर इज नॉट स्टेइंग इन मेट्रो सिटी। नॉन मेट्रो है तो नॉन मेट्रो के लिए 40% ऑफ योर सैलरी। सैलरी है मेरा 1,92,000, 40% आप कैलकुलेट करोगे 76,800 आएगा। फिर थर्ड आपका एक्चुअल कितना मिला। एक्चुअल तो यहाँ पे आपको बताया हुआ ही है ना कि 600 पर मंथ उसको मिल रहा है, तो 600 पर मंथ के हिसाब से आप इंटू 12 कर दो, दैट इज 7,200। इन तीनों में से विच एवर इज लेस, इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? सबसे कम फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि वहां पे आपको 4,800 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? 4,800 आ रहा है। मतलब ये तीनों में से 4,800 आपका मिनिमम, मतलब यहाँ पे है, आपको मिलेगा एग्जाम्पशन जो सबसे कम है। तो अभी आपको करना क्या है, एचआर ने आपने एक्चुअल कितना मिला आपको, आपका एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा था, 7,200 का इनकम हो रहा है आपको, उसमें से 4,800 आपने एग्जाम्पशन में लिया। बाकी का जो भी बचा आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 2,400। ये क्लियर हुआ सबको? ओके। उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के लिए डिडक्शन, ये फुल्ली टैक्सेबल है, डिडक्शन भी नहीं देंगे क्योंकि गवर्नमेंट को ही डिडक्शन मिलता है। क्लियर हुआ ये? उसके बाद सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है 300 पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एम्प्लॉय कोई सिटी चेंज करके जाता है किधर, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपको 300 इंटू 12 करना है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको यहाँ पे 3,600 रुपीज दिया हुआ है। और चिल्ड्रन एजुकेशन ये हमारे अलाउंसेस लाइक एग्जाम्शन में आता है, याद है आप लोगों को? लेकिन हम लोग एग्जाम्शन जो देंगे आपको वो सिर्फ 2 बच्चों का ही देंगे। आपने यहाँ पे 3,600 आपके एम्प्लॉयर से तो ले लिया 4 बच्चों का, आप आपके एम्प्लॉयर से कितने बच्चों का भी पैसा ले सकते हो। पढ़ाना है मुझे, इतने बच्चों को पढ़ाना है, इतना पैसा दे दो, तो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको सिर्फ 2 बच्चों का ही एग्जाम्शन देगी। क्लियर हुआ ये?
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3600 जो है वो 4 बच्चों का है, वो भी पूरे साल भर का है। क्लियर हुआ? तो आप क्या करोगे यहाँ पे पता है, 3600 डिवाइड बाय अगर 4 करोगे आप, तो पर बच्चे को 900 रुपीज पर ईयर आता है। ये क्लियर हुआ? 9 डिवाइड बाय 4 अगर करते हैं तो 900 रुपीज आता है। क्लियर? तो ये आप क्या करोगे, हम लोग का 900 पूरे साल भर का है, मुझे एग्जामेशन तो पर मंथ देना है, तो आप उसको वापस से 900 को डिवाइड बाय 12 करो, तो पर मंथ का अमाउंट आएगा आपको, दैट इज 75 रुपीज। दैट मीन्स आप एक बच्चे को 75 रुपीज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहे हो। क्लियर हुआ ये? और हमारा एग्जामेशन लिमिट कितना है, 100 रुपीज। 100 रुपीज। यस, तो दैट मीन्स अब ये हमारे एग्जामेशन से नीचे ही है, हम लोग यहाँ पे आपको एग्जामेशन देंगे। क्लियर हुआ? मेरा एग्जामेशन 100 रुपीज का है, लेकिन आपने खर्चा 75 किया है ना पर मंथ, सो आप 75 रुपीज ही माइनस कर सकते हो। 100 रुपीज इज मैक्सिमम। बोलिए। मैम ये पर मंथ ले रहे और हम लोग HRA का पर मंथ ही लिया था क्या, 4200 वो जिससे कम है माइनस करके क्या बोल रहे हो? 1400 आया ना HRA का टैक्सेबल, हाँ हाँ तो वो पूरा ईयर का हुआ ना। हाँ हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन पूरे ईयर का ही है, बिकॉज इंटू 12 लिया है ना हमने, रेंट पेड में भी इंटू 12 लिया है, सैलरी भी तो मैंने ये इंटू 12 वाला ही लिया है। हाँ एजुकेशन अलाउंस पर मंथ क्यों? नहीं, मैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए देख रहे, लेना पूरे 12 महीने के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे जो इंटू चिल्ड्रन है 12। जो, हाँ करना पड़ेगा वो हमको, हम लोग को एक्चुअली वैसे ही लेना है। सी मैं आपको जैसे एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करके आया तो क्या होगा, वो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 रुपीज पर मंथ आपको एग्जामेशन दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक तो करें कि वो 100 रुपीज से ऊपर खर्चा कर रहा है या उससे कम खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट वो भी बोलती है, आपको वो भी चेक करना है, क्योंकि 100 रुपीज मैक्सिमम है, उससे कम खर्चा किया रहेगा तो आपको कम माइनस करने मिलेगा, जैसे ये सिचुएशन में हो रहा है। गवर्नमेंट ने आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 रुपीज पर मंथ के लिए दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये? उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे इसने खर्चा तो सिर्फ 75 रुपीज ही किया है, मतलब हमारे एग्जामेशन से नीचे ही किया है। तो आपको यहाँ पे इन शॉर्ट यही करना है कि 3000 जो 600 है वो 4 बच्चों का है, तो डिवाइड बाय 2 करके आप ले लो, हम लोग क्योंकि 2 बच्चों का ही माइनस करेंगे। ये देखते हैं हम लोग ने इसका सोल्यूशन कैसे किया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग अभी। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। क्लियर हुआ ये आपको? यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ नहीं क्या डाउट है? मैम, ये टेक्स्ट बुक में है क्या? नहीं, डाउट नहीं है। अच्छा ठीक, नहीं ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, टेक्स्ट बुक में आपके दूसरे क्वेश्चन है, वो आप रिवीजन के लिए ले सकते हो, क्योंकि अगर वो भी वही सम अगर मैं भी लूंगी तो आप लोग को अगर फिर रिवीजन करना होगा तो आपके पास नहीं रहेगा कोई भी सम, ठीक है। सो आई हैव टेकन न्यू सम ओवर हियर, सो आप लोग वो सम आप प्रैक्टिस के लिए करो। कुछ डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझे, ग्रुप में आप पूछ लो कुछ भी रहेगा तो, ठीक है। ओके ठीक है। सी मेडिकल अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, इट वाज बिफोर जो एग्जामेशन था 15,000 तक एग्जामेशन था, ये हटा के अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 50,000 का, याद है ना आप लोगों को? ओके ठीक, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको स्टार्ट इस तरह से करना है, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर अंकुर या फिर कोई भी एसएससी का नाम, यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखना है, प्रीवियस ईयर लिखना है, स्टेटस लिखना है और पर्सन लिखना है। ये पूरे टैक्स में ये फिक्स है, ये फॉर्मेट पूरे लाइक पूरे टैक्स में आप कोई भी सम करो 5 हेड्स ऑफ इनकम के लिए, ये फॉर्मेट आपका फिक्स है टैक्स में, मतलब आपको नाम तो पता ही होना चाहिए, असेसमेंट ईयर कौन सा फिल कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्या है, स्टेटस क्या है, मतलब स्टेटस में हमेशा हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके लिए मैंने RN OR लिखा है वहाँ पे। फिर पर्सन में आपको वहाँ पे इंडिविजुअल लिखना है। क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज माय बेसिक सैलरी, मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि बेसिक सैलरी 16,000 आया था, सो इंटू 12 करना है, सो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 1,92,000। उसके बाद डियरनेस अलावेंस है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, 1,000 इंटू 12 दैट इज 12,000। अगर वो बोल, हाँ अगर आप बोल रहे हो कि वो फुल्ली टैक्सेबल है तो सीधा आउटर वाले कॉलम में जाएगा। थर्ड इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, देखो मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज मुझे पता है इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्शन में जाना है। सो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को RPF कितना दे रहा है, 2,400 रुपीज दे रहा है,
उसको इंटू 12 करो तो आपको आंसर कितना आएगा, 28,800 आएगा। उसके बाद आपको उसमें से लेस करना है एग्जेम्पशन, दैट इज 12% ऑफ योर सैलरी। आंसर कितना आया, 23,040, वो आप माइनस कर दो। सो आपको जो टैक्स पे करना है वो अभी 5,760 पे आपको टैक्स पे करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes. उसके बाद नेक्स्ट था इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट में से एग्जाम्प्ट होगा 4750, तो आपको आंसर आएगा 250। उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस है। यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस जब आप लोगे ना तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा है। तो ये सिचुएशन पे आपका एम्प्लॉयर आपको 600 दे रहा था पर मंथ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 600 इंटू 12 किया, सो यू आर गेटिंग 7,200। इसमें से हम लोग को 4,800 माइनस करना है क्योंकि मिनिमम वही अमाउंट था वहाँ पे कैलकुलेशन में। याद है आपको, मैंने बताया था 3 अमाउंट था, उसमें से सबसे मिनिमम क्या था, 4,800। सो आपको क्या करना है, 7,200 में से 4,800 माइनस करना है, सो यू विल गेट 2,400। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज मिस्टर अंकुर इज वर्किंग विथ प्राइवेट लिमिटेड। सो 9,600। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को अभी तक? No. नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। मैंने आपको बताया है अगर कोई भी एम्प्लॉय सिटी चेंज करता है ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल है। 300 आपको मिल रहा है, इंटू 12 करो, 3,600 फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। आपको कितना मिल रहा है आपके अलावेंस से, चिल्ड्रन एजुकेशन 3,600 आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, वो 4 बच्चों का दे रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आप कौन सा अमाउंट लिखोगे, जहाँ पे मैंने 3,600 लिखा है वहां पे आप वो अमाउंट लिखोगे जो अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे किया रहेगा। वो कितने बच्चों का भी पे कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से अंकुर के पास 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो आप यहाँ पे 3,600 की जगह पे 36,000 लिख दो फॉर एग्जाम्पल। मतलब टोटल लिखना है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पशन जो मिलेगा वो आपको सिर्फ कितने बच्चों का मिलेगा, 2 बच्चों का ही मिलेगा। गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशन जो देगी माइनस जो करना है वो सिर्फ 2 बच्चों का करना है, लेकिन जब टैक्सेबल पे करने की बात आएगी ऊपर आपको जब लिखने की बारी आएगी तो आपको पूरे अमाउंट का लिखना है। ये क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है कि 3,600 4 बच्चों का है, मुझे 2 बच्चों का ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 900 इंटू 12 करके लिया, दिख रहा है? सो 1,800 माइनस होगा क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, 1,800 टैक्सेबल होगा क्योंकि 2 बच्चों का टैक्स है और 2 बच्चों का टैक्स फ्री है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये पॉइंट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज मेडिकल रिइंबर्समेंट। आप इसको मेडिकल रिइंबर्समेंट बोलो या मेडिकल अलाउंसेस बोलो, ये फुल्ली टैक्सेबल है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम लेना है, मतलब जितने भी आपने इनकम आउटर कॉलम में अमाउंट लिखे हैं सबका टोटल यहाँ पे आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम 2,53,910। नेक्स्ट आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं 16 में। फर्स्ट डिडक्शन ये फ्लैट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो 50,000 आपको मिलेगा ही। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस है, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट का अलावेंस नहीं मिलेगा बिकॉज यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है इसका, आपको किधर भी दिखा क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स? हाँ, ऊपर था। ऊपर वो जो डिडक्शन में लिया था हमने, एड बैक किया था। क्लियर हुआ? वहां पे मैंने मतलब पूरे सम में किधर भी देखने का, किधर भी प्रोफेशनल टैक्स है क्या, अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। यहाँ पे 2,400 यहाँ से आपको माइनस करना है, ग्रॉस सैलरी में से पूरा माइनस करो तो आपको नेट सैलरी मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज 2,15,10 रुपीज। क्लियर हुआ ये आपको? ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? No. श्योर? Yes, ma'am. सो आप लोग ये जो क्वेश्चन है एक बार फिर से रिवाइज करना। ये वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी ये आपको फिर से रिवाइज करना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा, आप इसको कंपेयर करो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप यू विल गेट द आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज होमवर्क फॉर यू। छोटा सा सम है, यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है, ये छोटा सा सम है। Okay. आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आपको सिर्फ याद करना है, मतलब क्या चीज है, आपको अलावेंसेस वगैरह याद आ जाएगा।
थियरी याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब क्वेश्चन इसको मैम एक पढ़ो। ही पेज। हाँ सिर्फ इतना ही है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन Okay. करो। इसका सॉल्यूशन हम लोग का जो भी डिस्कशंस करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। Okay. Okay. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।